नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। देश में चुनावी माहौल है, हर चीज में सियासत की जा रही है और इन सब के बीच बंगाल में हिजाब विवाद गहराया हुआ है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में हिजाब और भगवा स्कार्फ को लेकर बवाल मचा, जिसमें छात्रों के 2 गुटों में भारी झड़प हुई। पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स तक की तैनाती कर दी गई। दरअसल घटना को लेकर के छात्रों का एक समूह गेट पर आया और इस बात की मांग करने लगा कि जैसे दूसरे समूह की लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति दी गई, ठीक वैसे ही उन लोगों को भगवा स्कार्फ के साथ अंदर जाने की अनुमति दे दी गई है। इसके बाद दोनों ही पक्षों के लड़के और लड़कियों के बीच मारपीट होने लगी। बस फिर क्या था, ये पूरा विवाद देश की राजनीति के लिए बहस का नया मुद्दा बन गया। गुजरात में चुनावों के बीच अब हिजाब विवाद भी गरमा गया है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर जब प्रशासन की ओर से धार्मिक पोशाक पहनने के लिए मना किया गया था, तो फिर छात्राएं हिजाब पहनकर क्यों स्कूल में दाखिल हुई? और ऐसे में जिस तरीके से चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में भी लगातार राजनीतिक पार्टियां हिजाब हो या फिर टोपी हो या फिर हिंदू मुसलमान हो, इन सब पर बयान देने से नहीं कतरा रहे। क्या कुछ होगा चुनावी दौर में, इन सब बयानों का कितना असर होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, जिस तरीके से चुनाव में विवादित बोल, कड़वे बोलों का इस्तेमाल हो रहा है, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है चुनाव पर। सबसे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको पेश करेंगे, उसके बाद तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ करवाएंगे, डिबेट में आगे बढ़ेंगे और बातचीत में आगे बढ़ेंगे। कहीं हिजाब पर बवाल हो रहा है, कहीं टोपी पर सवाल हो रहा है। हमको टोपी वालों का साथ नहीं चाहिए, तो कहीं धर्म पर सियासत। किसी भी हिंदू को डरवाना नहीं। कर्नाटक के बाद अब पश्चिम बंगाल में हिजाब को लेकर मामला गर्मा गया। हावड़ा जिले के सांकराइल धूलागढ़ के आदर्श स्कूल में उस समय तनाव का माहौल हो गया जब कुछ छात्र स्कूल में छात्राओं के हिजाब का विरोध करने पहुंचे। देखिए, आजकल जो हिजाब का जो इशू चल रहा है और इसको बहुत बड़ा इशू बनाकर जो है हमारे देश में पेश किया जा रहा है, इसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई। लेकिन देखें आप, एक बात ये मैं बड़े ही क्लियर अंदाज में आपको कहना चाहता हूँ कि हिजाब जो है ये टोटली रिलीजियस मैटर है और कुरान में ये बात को वाजे कर दिया गया है कि औरत को पर्दा करना है। सूरह अल-अहज़ाब में है कि औरत जब घर से बाहर निकले तो वो अपने तन को, अपने चेहरे को ढक कर निकले। लेकिन अब यहाँ पर एक इश्यू बनाया जा रहा है हिजाब के लिए, ईरान की मिसाल दी जा रही है, ये की जा रही है, वो की जा रही है। बहरहाल किसी तरीके से हिजाब पर एक कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उधर मामले पर प्रशासन का कहना है कि स्कूल में कोई भी धार्मिक पोशाक पहनकर नहीं आने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। लेकिन जब कुछ छात्र नाम का टैग लगाकर आते हैं तो अफरा तफरी मच जाती है। दूसरी ओर गुजरात में सियासी पारा हाई है। पार्टियां प्रचार प्रसार कर एक दूसरे को घेरने में जुटी हैं। तो इन सब के बीच चुनाव में एक बार फिर से धर्म ने एंट्री ले ली है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास की बात तो करती है, लेकिन उसको टोपी वाले रास नहीं आते। बीजेपी तो अब पूरे कैंडिडेट की लिस्ट का ऐलान कर दिया, मगर बीजेपी, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या क्या बोलते हैं। सद्भावना रैली शुरू की थी, आज बीजेपी के लिस्ट में कोई नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता भैया? तो बीजेपी ने कह दिया कि हमको टोपी वालों का साथ नहीं चाहिए, हमको कैंडिडेट नहीं देंगे। मैं टोपी वाले कह रहा हूं,
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक को भी कैंडिडेट नहीं बनाती। सिर्फ हिजाब और टोपी ही नहीं, सियासी गलियारों में धर्म और मजहब की हवा भी खूब बह रही है। गुजरात चुनावों के बीच श्रद्धा हत्याकांड को लेकर दिए बयान पर जहां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर बीजेपी हमलावर है, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है, जब हिंदू एक शादी कर सकते हैं तो दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं। कांग्रेस का सारे जो कल्चर है, वो सारे कल्चर हमारे नजदीक नहीं है, भारतीय लोगों का नजदीक नहीं है। ये सारे जो संस्कृति वो लोग का करीब है जो भारत को कभी अभी तक समझा नहीं है। ओवैसी को इतना ही बोलना है कि कभी भी हिंदू को डरवाना नहीं, कभी भी हिंदू को धमकाना नहीं। इतना नीति लेके आप आगे चलो, इतना तो आपको नीति लेना पड़ेगा। सियासत का अपना शगल है, मुद्दा कोई भी हो वो अपना राजनीतिक मकसद खोज ही लेती है। ये पहली बार नहीं है जब धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले बयान दिए जा रहे हैं। इससे पहले भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़कर अपना अपना वोट बैंक साधने की कोशिश होती रही है, लेकिन इस बार गुजरात में बह रही सियासी हवा से जैसे संकेत मिल रहे हैं, वो कुछ तो इशारा कर रहा है। हालांकि ये इशारा क्या है और इसके मायने क्या, ये तो बस गुजरात की जनता ही जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो एक तो चुनाव और चुनाव को जीतने की होड़, और ऐसे में कड़वे बोल, चाहे वो हिजाब को लेकर के हो या फिर टोपी को लेकर के हो, मंदिर को लेकर के हो या फिर मस्जिद को लेकर के हो, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सईदा फलक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर अमित नायक, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, भाजपा के प्रवक्ता हैं, कई बार हमारे साथ मंच इन्होंने साझा किया, बहुत बहुत स्वागत। ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ कई बार मंच साझा कर चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी स्क्रीन पर इन सब को देख सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो कौशल कांत मिश्रा से, प्रवक्ता हैं भाजपा के और काफ़ी अच्छे वक्ता भी हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, गुजरात में चुनाव और ऐसे में बंगाल में लहर हिजाब की, स्कूल में एंट्री हिजाब की, लेकिन बात और वाद विवाद गुजरात के चुनाव में। प्रीति जी, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़े हैं। और गुजरात के अगर हम काम गिनाने की बात करते हैं तो लोग सुनना नहीं चाहते। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनी है, देश की पहली चिप फैक्ट्री गुजरात में बनी है, स्टार्टअप रैंकिंग में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा है। कोविड के समय में 19, 20, 21 में स्वच्छ भारत सर्वे में नंबर 2 पे आया हुआ है। डाग एक ऐसा शहर है जहां पे 100% नेचुरल खेती होती है। स्टार्टअप इंडेक्स रैंकिंग में 4थे नंबर पे गुजरात है। जामनगर को ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन का विश्व का केंद्र बनाया गया WHO के द्वारा। दुनिया का पहला नैनो का यूरिया सेंटर गांधीनगर में बना हुआ है। देश का पहला स्पेस स्टार्टअप अहमदाबाद में शुरू हुआ है। तो अगर कामों की लिस्ट बताएं तो पिछले जितने भी कार्यकाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को काम से नवाजा है और काम के साथ साथ जो एक डायरेक्ट कनेक्ट होता है जनता के साथ। सवाल काम पे तो था ही नहीं कि भाजपा ने कितने काम किए। मैं कह रही हूँ कि बंगाल में अचानक से स्कूल में हिजाब की एंट्री होती है और उसके बाद गुजरात चुनाव में हिजाब की एंट्री हो जाती है, टोपी की एंट्री हो जाती है। प्रीति जी, यही तो जवाब है मेरा कि हम तो गुजरात में काम गिना रहे हैं। आप ममता बनर्जी से पूछे ना वहाँ हिजाब क्यों चल रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कैसे जवाब दे सकता है? गुजरात में क्यों चल रहा है? गुजरात में क्या चल रहा है? गुजरात में तो काम काम और काम चल रहा है। गुजरात में काम और काम चल रहा है। विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि वोट पोलराइजेशन का भी बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है। अगर देखिए प्रीति जी, सुनिए, पहले क्या होता था, जो भी विकास होता था वो धर्म रहित विकास होता था, उसमें धर्म को किनारे कर दिया जाता था। हाँ। देश के प्रधानमंत्री ये बोलते थे कि देश के रिसोर्सेज पे पहला हक माइनॉरिटीज का होना चाहिए। उस मेंटेलिटी को हमने चेंज करके कहा कि देश के रिसोर्सेज पे सबसे पहला हक सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ सभी का होना चाहिए। गरीब का होना चाहिए, वंचित का होना चाहिए, शोषित का होना चाहिए, जो नीडी उसका होना चाहिए।
हम सबकी बात करते हैं, वो वोट बैंक की बात करते हैं। इसके पहले गुजरात को ये हाल देख लीजिए, गुजरात में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वहां दंगे खत्म हो चुके हैं, कर्फ्यू खत्म हो चुका है। भाजपा गुजरात में वोट पोलराइजेशन कर रही है। भाजपा गुजरात में काम के नाम पे वोट मांग रही है, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है। वहां पर हमारे 86 लाख पन्ना समिति के सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उन्हीं के दम पर आज जीत के आएंगे। और अगर आपके डेवलपमेंट की बात करें, 21 यूनिवर्सिटी थी जब भाजपा सरकार आई थी, आज 103 यूनिवर्सिटी है। कॉलेज 777 थे, आज 3000 से ज्यादा है। इंजीनियरिंग कॉलेज 26 थे, आज 133 है। और इसके अलावा पॉलिटेक्निक 31 थे, आज 144 है। इतना सारा विकास करने के बाद हम वहां पर हैं। सईदा फलक राजनीतिक विश्लेषक हैं, गुजरात से ही हमारे साथ जुड़ रही हैं। माफ कीजिएगा अगर आप गुजरात से नहीं जुड़ रही हैं तो, लेकिन हमारे साथ जी हैदराबाद से हैं ये, और ये भी बहुत प्रखर प्रवक्ता हैं सईदा फलक। और ऐसे में आपने भाजपा के प्रवक्ता को सुना, लेकिन गुजरात के चुनाव में हिजाब, साथ ही टोपी, हिंदू मुसलमान, भड़काऊ भाईजान, क्यों इसका इस्तेमाल क्यों? अभी हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे सबका साथ सबका विकास, कहाँ है भाई सबका साथ सबका विकास? आप बताइए, गुजरात चुनाव में बीजेपी ने किसी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट दिया? एक भी मुसलमान को टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से? हम तो सिर्फ 13 सीटों पे लड़ रहे हैं, MIM 2 नॉन मुस्लिम को हमने टिकट दिया है। और क्या डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं भाई? कोविड के टाइम लोगों को कितनी परेशानी हुई, वो बीजेपी की नाकामयाबी की तरफ से हुई। जो रिसेंटली ब्रिज गिरा, कितने लोग मारे गए, वो भी बीजेपी की नाकामयाबी थी। आप क्या डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? आप डेवलपमेंट की बुनियाद पे क्या आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं? आपको तो बीजेपी को तो नफरत ही फैलाना होगा, देश में डिवाइड ही करना होगा लोगों को। यही मुद्दे चाहिए, हिजाब चाहिए, दाढ़ी चाहिए, टोपी चाहिए, भगवा स्कार्फ चाहिए, हर चीज चाहिए आपको। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की गीता कंपलसरी कर देंगे स्कूलों में, थोड़े महीनों पहले ये भी तो अनाउंस हुआ था गुजरात में। ऐसे मुद्दे लाएंगे तभी जीतेंगे ना, डेवलपमेंट तो जीरो है। क्या तरक्की है भाई? लास्ट मैनिफेस्टो में कितने वादे किए थे, कितने पूरे हुए, ये बताइए। प्रीति जी, मैं जवाब देना चाहूंगा इन्हीं मुद्दों से। यूनिफॉर्म सिविल कोड की इन्होंने बात की, विकास की बात मैंने की, AIMIM का फुल फॉर्म इनसे पूछिए। छोटा सा पहले रिएक्शन, दो लोग और प्रवक्ता हैं, छोटा रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आप सवाल का जवाब दे दीजिएगा। कांग्रेस की भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर अमित नायक हैं, गुजरात से जुड़े हुए। अमित नायक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित नायक, गुजरात की धरती पर इस वक्त जिस तरीके से तमाम पार्टियां अपना परचम लहराने के लिए धुआंधार प्रचार कर रही है, ऐसे में विवादित बोल, लेकिन कांग्रेस पार्टी जमीन पे किस तरीके से प्रचार कर रही है और आने वाले समय में क्या खोई हुई सत्ता को वापस ला पाएगी कांग्रेस? देखिए, 2 मॉडल है। एक भाजपा का, मोदी जी का मॉडल है, जिन्होंने लाखों हजार करोड़ रुपए खर्च करके एक झूठा पिक्चराइजेशन क्रिएट किया था कि गुजरात का विकास मॉडल पूरे देश और दुनिया को वो मॉडल की आगे नकल करनी चाहिए। अगर उनका गुजरात मॉडल वाकई सच्चा मॉडल था तो मोदी जी को, अमित शाह जी को गुजरात में दिन की 4-5 रैलियां करनी पड़ती है, 4-5 जाहिर सभा करनी पड़ती है। उसमें जो विकास मॉडल की जो मुद्दे हैं उनकी बात छोड़ के हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति, कर्फ्यू की बातें क्यों करनी पड़ती? आप मोदी जी का, अमित शाह जी का भाषण सुन लीजिए, एक भी मुद्दा, एक भी गुजरात की जनता को पूरे ऐसे मुद्दे पे बात नहीं करेगी। वो बात नहीं करेंगे मोदी साहब कि मैंने 50 पैसे का पोस्टकार्ड लिखने का बोला था मेरी बहनों को जब गुजरात के सीएम थे कि आपको कोई भी अगर तकलीफ हो आप मुझे 50 पैसे का। कांग्रेस पे भी भरोसा क्यों करे गुजरात की जनता? कांग्रेस पे क्यों भरोसा करे? आपकी कांग्रेस के बड़े बड़े विधायक जिनको वहां की जनता चुनकर लाती है सत्ता में, वापस से वो चले जाते हैं भाजपा में शिफ्ट हो जाते हैं। वो क्यों गुजरात की जनता वोट करे? गुजरात की जनता ने भरोसा कर लिया है कांग्रेस पे, और इस बात की साबिती खुद मोदी जी ने उनके बड़े प्लेटफॉर्म से की है कि घर घर जाके कांग्रेस जिस तरह से जो 8 चुनावी मुद्दों की बात कर रहा है वो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी सही है। कांग्रेस ने जो 8 मुद्दों की बात की है, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बेरोजगार युवाओं को सरकारी भत्ता देंगे, 10 लाख सरकारी भर्तियां करेंगे, मुफ्त में शिक्षा देंगे, KG से लेके PG तक,
एक और मेहमान है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं संजय राणा, प्रखर वक्ता हमारे साथ। आती हूँ बस, लेकिन रुझान एक बार रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर डिबेट में तमाम आप लोग जो भी बोलना चाहें डिबेट में आगे बढ़ेंगे। जितने मेहमान है पहले उनका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। संजय राणा साहब, आपने पैनलिस्टों को सुना, लेकिन ऐसे में आप देखिए बंगाल में अचानक से हिजाब का मामला आ जाता है, स्कूल में लड़कियां हिजाब पहनकर आ जाती हैं। गुजरात इलेक्शन में टोपी एंट्री करती है, हिजाब का मुद्दा एंट्री होता है। साथ ही हम आपको बता दें कि भड़काऊ भाईजान खुद मान लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी की भड़काऊ भाईजान है। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा पर जो आरोप लगते हैं कि वोट पोलराइजेशन और साथ ही हिंदू मुसलमान करती है भाजपा, लेकिन दूसरी तरफ अगर असदुद्दीन ओवैसी को देखें तो कहा जाए इनके लिए सबसे ये अपनी ही बातों को सार्थक कर देते हैं कि भाई हम मुसलमानों के लिए सोचते हैं और इसलिए उनको भड़काने का भी काम करते हैं ताकि दूसरे सरकार के बारे में सोच ही ना पाए। उनकी जो जिस तरीके से वो बोलते हैं। संजय राणा, गुड इवनिंग प्रीति जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। प्रीति जी, एक थोड़ा सा आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है टेलीविजन में, पार्टी के जो वर्कर होते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ बन गया। सईदा फलक पता नहीं कहां से राजनीतिक विशेषज्ञ हो गई हैं। वो तो एआईएम के मेंबर, प्रवक्ता है, नहीं प्रवक्ता भी हैं, ऑफिशियली प्रवक्ता है वो। इनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जब हम छोटा रिचार्ज की बात करते हैं जो भड़काऊ भाईजान है, देखिए भड़काऊ भाईजान के बारे में हम बुरा नहीं बोल सकते या बुरा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो छोटा रिचार्ज इसलिए मैं बोलता हूं, उनकी पार्टी का नाम ही मुस्लिमीन है। जब मुस्लिमीन पार्टी है, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो उसमें आदमी को विरोधाभास नहीं होना चाहिए, उसमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, उसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी एक पार्टी ही उसी पे बनी हुई है। जिस आदमी की पार्टी ही मुसलमानों पे आधारित हो, तो अगर मुसलमानों की बात कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। रहा बात होती है गुजरात चुनाव में, देखिए गुजरात चुनाव में भड़काऊ भाईजान यानी छोटा रिचार्ज के पास कैंडिडेट नहीं है। सिर्फ 14 कैंडिडेट या 15 कैंडिडेट अभी तक उनको मिले जो ऑफिशियली हैं, बाकी अभी होंगे भगवान जानता है। उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। और आप पूरा अगर डिस्ट्रिक्ट देखेंगे गुजरात का, तो वहां पे जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन 9.5 है, अहमदाबाद में 14% है, आनंद है जिसमें 8-10 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मोर देन 9 से 10% पॉपुलेशन है, वहीं पे ये केंद्रित है। तो इनके पास पोलराइजेशन के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले मुसलमान भाइयों ने इनको काला झंडा दिखाया था। तो ये जान चुके हैं कि बिना पोलराइजेशन के एक भी वोट नहीं मिल सकता है, तो मुसलमानों को भड़काओ और वोट ले लो। भाई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी कभी भी बात ऐसा नहीं कर रही है कि आप धर्म के हिसाब से वोट दो। दोनों पार्टियां बोल रही हैं कि आकर के आप दीजिए। ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को भड़काऊ भाईजान बोला, छोटा रिचार्ज 128 रुपए वाला छोटा रिचार्ज बोला मैंने मैडम, भड़काऊ भाईजान नहीं बोला। मैंने आपको टोका नहीं ना, मुझे बोलने दीजिए। ये जो भी इल्जामात लगाते हैं ना, आप ये बोलिए कि अगर कोई इंसान हक इंसाफ की बात कर रहा है तो वो भड़काऊ भाषण कैसे हुआ? अरे मैडम, आप टीवी पे बुर्खा पहन के बैठ जाती है, इंस्टाग्राम में आपकी फोटो कुछ और होती है, फेसबुक में कुछ और होता है, टीवी में बैठने के लिए बुर्खा पहन के बैठ जाएंगी। मैं मुसलमानों की प्रतिनिधित्व है, आप क्या मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं? नहीं कर रही हैं, आप सिर्फ राजनीति कर रही हैं। आप एआईएम की राजनीति करती हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? आपका झूठा चेहरा दिखाना एक भारतीय का काम है और हम दिखाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, आपको आईना और आपको देखना पड़ेगा। बैठ के बुर्खा पहन के बैठी हैं, आपकी सारी फोटो में दिखाऊं? बुर्खा का अपमान मत करिए, आप लोग राजनीति मत करिए। सईदा फलक बोलिए, सईदा फलक बोलिए, अपनी बात रखिए। अरे आपकी आवाज भी बड़ी दमदार है सईदा फलक, आपकी आवाज भी कम दमदार नहीं है, बहुत दमदार है। आपकी आवाज से संजय राणा की आवाज दब जाएगी, बोलना शुरू कीजिए आप। सही बात है, ठीक है, चलिए बोलिए। इंस्टाग्राम पे जो आपने मेरे पिक्स देखे हैं वो पुराने हैं, सबको पता है कि मैंने बस 1 साल से मैं तकरीबन 1 साल से मैं नहीं जा। अच्छा, 1 साल पहले आप मुसलमान नहीं थी? नहीं, 1 साल पहले आप मुसलमान नहीं थी, आज मुसलमान बन गई है। पहले आप इस्लाम को नहीं मानती थी, अब इस्लाम को मानने लगी है। अरे किस तरह के तर्क दे रही है मैडम? साइदा मैडम, आपका मैं आपसे मुखातिब नहीं हुआ पहले, नहीं तो आपकी चीजें मैं खोल के रख देता। आप ये बोल रही है कि 1 साल से आप मुसलमान हो गई है, उसके पहले क्या मुसलमान नहीं थे? अरे कम से कम ये बोलने से पहले सोच तो लिया करो किस तरह के वक्तव्य दे रहे हो टीवी पे। मेरे लिए काफी है।
अब आते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात पे, जो को भड़काऊ ओ, 128 रुपए का रिचार्ज, छोटा रिचार्ज मैंने बोला, छोटा रिचार्ज। हम बीजेपी दीगर पार्टी के कम से कम आपकी तरह राजनीतिक विशेषज्ञ बन के नहीं आते भैया, मैं खाल पहन के नहीं आता हूँ। आप तो AIM के एजेंट हैं और खाल राजनीतिक विशेषज्ञ। चलो एक और मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं परविंदर सिंह सेठी। आपका बहुत बहुत स्वागत। और परविंदर जी, गुजरात में जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, तमाम पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों के परचम के लिए घर घर जाकर वोट मांगने का काम कर रही हैं, तमाम कैंपेनिंग्स हो रही हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी को लगातार एक ही शब्द से नवाजा जा रहा है और वो है वोट कटवा पार्टी। कह रहे हैं कि इनको सत्ता में आने में आम आदमी पार्टी को बड़ा टाइम लगेगा, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन ये नुकसान करेंगे और वोट काटेंगे किसका? तो कांग्रेस का काटेंगे। नहीं, देखो, हर व्यक्ति का अपना परसेप्शन है, अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है। लेकिन जो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात का बुरा हाल कर रखा है, वो एक ड्राई स्टेट होने के बावजूद वहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए की इलीगल शराब, जहरीली शराब, जिससे 100 लोग 125 लोग मर जाते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, ना वो CBI जाती है ना ED जाती है। जो मोरबी का पुल गिरता है, वो करप्शन का इतना बड़ा एग्जाम्पल जो उजागर हो गया देश के सामने कि एक व्यक्ति, एक ऐसी कंपनी, बल्ब बनाने वाली कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसमें 2 करोड़ रुपए खर्च होने, 12 लाख रुपए खर्च होते हैं, 150 आदमियों की मौत होती है। उसके बावजूद भी उनकी आंख में शर्म नहीं है और उसके मालिक को बचाने के लिए उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहाँ के टिकट बेचने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहाँ के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनका कोई रोल ही नहीं है। जो पार्टी जो उसके MD हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। जो MCD कमिश्नर है, उनसे पूछताछ नहीं होती, पुलिस से पूछताछ नहीं होती। जहाँ पे 100 लोगों की क्षमता थी, वहाँ 400-500 लोग कैसे चले जाते हैं? कमेटी अपना काम कर रही है परविंदर जी। सवाल ये नहीं था, सवाल मोरबी था, ना टॉपिक मोरबी है। मोरबी पे जिस दिन हम बात करेंगे उस दिन आपको बुलाया जाएगा, आप जरूर मोरबी पे बोलेंगे। लेकिन अभी जो सवाल मैंने पूछा वो बड़ा जेन्युइन जी, मैं कह रही हूँ ये इशू है, बहुत बड़ा इशू है, उस पर कार्यवाही चल रही है, जांच के दायरे में जितने लोग आएंगे उन पे कार्यवाही होगी। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी को ये क्यों कहा जा रहा है कि ये वोट कटवा पार्टी है और बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस का वोट काट ले जाएगी और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा? मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ बस। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वहाँ के लोगों की नाराजगी के रीजन बता रहा हूँ। आप इस बात को समझिए, जो वहाँ का वोटर है उनकी नाराजगी की वजह बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से वो बदलाव चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वहाँ पे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए काम करने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी का वहाँ स्वागत। ठीक है, हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी ने तहसीन को कई बार सुना होगा। थोड़ी ही देर में हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और फौरन हाजिर होते हैं और ब्रेक के बाद जैसे ही हम हाजिर होंगे फौरन तहसीन पूनावाला के पास चलेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, उसके बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा चलेंगे। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, गुजरात के चुनाव में टोपी, हिजाब, हिंदू मुसलमान, वोट पोलराइजेशन, सब कुछ आ चुका है। लाइट, कैमरा, एक्शन, फुल ड्रामा। अब इन सब के बीच जीत किसकी होगी, क्या लग रहा है आपको? तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, विश्लेषक और विवेचन जरूर किया होगा आपने। प्रीति जी, मेरा दिल कहता है कि जीत इस बार कांग्रेस की होगी, भाजपा हार जाएगी। और ये जो गुरखा, हिंदू मुसलमान, ये सारे जो मुद्दों को लाया गया चुनाव में, इसलिए क्योंकि 27 साल के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है गुजरात के आवाम, गुजरात के लोगों को दिखाने के लिए कि उन्होंने क्या विकास का काम किया है। 6 जो बड़े राज्य हैं, जिनमें गुजरात भी आता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, इन 6 राज्यों में हर इंडेक्स में गुजरात पीछे, हर इंडेक्स में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे गुजरात छोटे राज्यों की है, तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं दिखाने के लिए, तो हिंदू मुसलमान के लिए
कुछ लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी इस फ्रे में है, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। मैं इसका विपरीत समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी अर्बन एरियाज में मजबूत है, वहां पे भाजपा का वोट काटेगी और इस बार कांग्रेस सरकार बनाने की। लेकिन लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काटेगी, उनको रिप्लेसमेंट के तहत देखा जा रहा है। भाजपा के जो वोटर्स हैं वो वोट करेंगे भाजपा को, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काट के लेके जाएगी। नहीं, भाजपा का एक 18% वोट शेयर है जो एक कांस्टेंट वोट शेयर है भाजपा का। कांग्रेस का गुजरात में थोड़ा कम है, 12-13% है। भारत में अबाउट 14-15% है जो कांग्रेस को वोट करते हैं। और फिर आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो लोग वोट करते हैं भाजपा या कांग्रेस। अगर ये भाजपा का एक फिक्स वोट शेयर होता तो फिर भाजपा लास्ट टाइम इतने बुरा प्रदर्शन क्यों करती है? कांग्रेस ने सरकार बना दिया था। अगर सूरत में जो कांड हुआ, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से शब्द कह रहा हूँ, कांड, मैं जानता हूँ कि इस वक्त में गुजरात में था, क्या किया ब्यूरोक्रेट्स ने, क्या किया था, किस तरह से किया था, किस तरह से जो हुआ उस वक्त। तो ठीक है, अब जो हो गया, तो इस वक्त जो है कांग्रेस सरकार बना सकती है। जो 10 सीटर्स है, कांग्रेस सत्ता में आने के लिए गुजरात में क्या कर रही है? कांग्रेस को एक चीज जो नहीं करना है, मैं उनको ये आपके शो से हिदायत दूंगा, आप इस लड़ाई को व्यक्तिगत ना बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मोदी जी को ऊपर अटैक ना करें, व्यक्तिगत हमले ना करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि मोदी जी कोई बहुत महान है, कोई बहुत बड़े है, इसलिए कि मोदी जी पॉलिटिकली बहुत स्मार्ट है और खुद जब व्यक्तिगत हमले करते हैं उसको वो चेंज कर देते अपने फायदे में। लेकिन उन पे जो हमले होते हैं उसको चेंज कर देते हैं, उसमें भी अपना फायदा होती है। तो मोदी जी पे व्यक्तिगत हमले ना करो। हिंदू मुसलमान के आप रेटोरिक में मत आओ, आप इन मुद्दों पर मत गिरो, आप लड़ो सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दों पर। अगर कांग्रेस ये करेगी, कांग्रेस सरकार बना सकती है। गुजरात का हर एक आदमी जानता है, गुजरात का सबसे ज्यादा जब विकास हुआ था वो तब था जब कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपको एक आंकड़े से अपनी बात खत्म करता हूँ। जीडीएसपी का ग्रोथ सबसे ज्यादा जब चिमनभाई पटेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे 14% था, और सबसे कम गुजरात का जीडीएसपी ग्रोथ हुआ है जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, और भारत का जीडीपी ग्रोथ 10% हो रहा था। अमित नायक भी कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं। अमित नायक गुजरात से, बोलिए अमित नायक। आपने मुझे पहले टर्म में पूछा कि गुजरात की जनता कांग्रेस पे क्यों विश्वास करेगी। मैडम, जिस कांग्रेस के शासन में गुजरात को एनआईडी, ईडी, टैप, आईआईएम, गुजरात यूनिवर्सिटी, उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी, 20,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलें, नर्मदा डैम, जीआईडीसी, जेएनएफसी, गुजकुमा सेल, सरदार पटेल स्टेडियम, सरदार पटेल एयरपोर्ट, इतनी सारी संस्थाएं, इतनी सारी सरकारी एसेट जिस कांग्रेस के शासन में बनी थी, क्या गुजरात की जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी? क्या गुजरात की जनता उस सरकार पे भरोसा करेगी जो भाजपा की सरकार ने 27 साल के शासन में 6,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलें बंद किए? 27 साल के शासन में एक भी नया सरकारी स्कूल नहीं खुला, एक भी नया सरकारी अस्पताल नहीं खुला, एक भी नया सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं खुला। 27 साल से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक सेकंड, 27 साल से सारी प्रॉब्लम है गुजरात में, उसके बाद भी कांग्रेस को इतना समय क्यों लग रहा है सत्ता में काबू वापसी करने में? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप जो जवाब दे रहे हैं उसी में सवाल आ रहा है, तो मैं क्या करूं? गुजरात की जनता ने इस बार मन बना लिया है, इसीलिए मोदी जी और अमित शाह जी चिंतित है। ठीक है, कौशलकांत मिश्रा प्रवक्ता भाजपा के जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से भाजपा, सॉरी कौशलकांत मिश्रा। प्रीति जी, बोलिए। मित्र को बता दूं, ये बोल रहे थे सीधा जवाब दीजिए ना, उन्हीं को बोलिए। अमित जी को बोलिए सीधा। हाँ। मुझे लगता है कि पहले इस पर में थे नहीं। हाँ। मैं बता देता हूँ, जब इनकी सरकार खत्म हुई तो 21 यूनिवर्सिटी थी, आज 103 यूनिवर्सिटी है। कॉलेज 775 थे, आज 3,117 कॉलेज है। इंजीनियरिंग कॉलेज आपके जमाने में 26 थे, आज 133 है। पॉलिटेक्निक उस समय 37 थे, आज 144 है। तो यहाँ पर टीवी पे बैठकर कम से कम आंकड़ों का झूठ मत बोलिए। और जहां तक रही जनता के प्यार की बात, मैं बताना चाहता हूँ, 95 में आपके वोट थे 32, हमारे थे 42। 98 में आपके वोट थे 35, हमारे थे 44%। 2002 में हमारे वोट थे 49%, आपके 39%। 2007 में 49% फिर थे, आज के 39% थे। 2012 में 48% हम थे, आप 40% में थे। 2017 में हम 49% थे, आप 42% में थे। तो देश की जनता में गुजरात एक ऐसा स्टेट है
वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी से हम आ रहे हैं। और आपको देखिएगा इस बार 150 से ज्यादा सीटें आएंगी और वोटिंग परसेंट मैं यहाँ बोल के जा रहा हूँ 50% से ऊपर जाएगा, जो भाजपा के फेवर में पड़ेगा। तो प्लीज कम से कम आंकड़ों की बाजीगरी झूठ वाली मत कीजिए। आज हम वहां पर बोलिए अमित नायक, बोलिए अपनी बात रखिए अमित नायक। सांप्रदायिकता की बात आप करते हैं, समय बहुत कम है, इसी में बीच में बोलना पड़ेगा। अलग अलग से इतना टाइम दूंगी तो डिबेट नहीं हो पाएगा। अमित नायक अपनी बात रखिए। वीर सावरकर का नाम लेते हैं, हिंदू था वो बढ़ के आज 4 लाख करोड़ का क्यों हुआ है? उनसे पूछिए कि जो आपने जीएसटी और नोटबंदी लागू की, मोदी साहब ने जो जीएसटी और नोटबंदी लागू की, गुजरात के 2.25 से 2.5 लाख से ज्यादा छोटे रोजगार लघु उद्योग बंद, गुजरात के 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए गुजरात के। आपके जमाने में अहमदाबाद फेमस हुआ करता था दंगों से, आज अहमदाबाद फेमस हुआ है दुनिया की सबसे पहली नेचुरल यूरिया कंपनी बना करके। बेरोजगार क्यों बनाए के शासन में? इसकी बात करें आज। सैदा फलक मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा क्यों रही है सैदा फलक? मुस्कुरा रही है सैदा फलक, मुस्कुरा रही है। दोनों पार्टियों के नेता बोल रहे हैं तो सैदा फलक बहुत देर से मुस्कुराई जा रही है। बोलिए बीच में। बीजेपी के प्रवक्ता दंगों की बात कर रहे थे। 2002 गुजरात दंगे किसके दौर में हुए बताइए? दंगों की बात तो आप ना करें, हमेशा दंगे हुए हैं, आपके दौर में भी दंगे हुए। गुजरात सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, गुजरात मॉडल से लोग डरते हैं, गुजरात मॉडल से लोग डरते हैं। दंगों के ऊपर राजनीति करने वाले लोग, अरे पहले तो आप अपना, पहले आप ये बताइए आप राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं या फिर आप AIM की प्रवक्ता हैं? पहले ये क्लियर कीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। मैं ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ AIM की, आई एम नॉट द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, इसलिए एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। नहीं आप पॉलिटिकल एनालिस्ट कैसे हो गई? आप तो पार्टी की मेंबर है तो एनालिस्ट कैसे हो सकती है? हाँ भाई, हम भी एनालिस्ट हैं, तहसीन भाई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हम किसी पार्टी से नहीं आते, लेकिन आप पार्टी से आती हो। आपके अंदर आदत है, आपने क्या किया है, घड़ियाली पहन लिया शेर की खाल और समझने लगे हैं शेर। आप सीधे बोलो, आप AIM, अरे आप बोलिए छोटा रिचार्ज की आप पार्टी की मेंबर है, आपको छोटा रिचार्ज पार्टी की मेंबर बोलने में डर क्यों लग रहा है? अरे आप अच्छा बोलिए, आप असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी की नहीं है? आपको अभी फोटो दिखाता हूँ 6 दिन पुरानी, अभी दिखाता हूँ 6 दिन पुरानी आपकी फोटो, भाईजान के साथ फोटो खिंचा रही है, अब बोलती है पार्टी से नहीं हो। कितना झूठ बोलेंगी आप? अच्छा ठीक है। गुजरात में इंस्टाग्राम और इन सब, गुजरात में क्या रहा मुद्दे पे बात कीजिए। इंस्टाग्राम वाले दिन बुलाएंगे आप लोगों को। चलिए प्रीति जी बोलिए तहसीन। गुजरात में जब से माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री बने, गुजरात का टैक्स 3 लाख करोड़ हो गया है। 3 लाख करोड़, 21% GDP का, भारत में सबसे ज्यादा, सबसे बड़े राज्यों छोटे राज्यों में गुजरात सबसे ज्यादा है। ये जो आपको विकास मॉडल दिखता है ना प्रीति जी, आपने रफल्स लेस होता है ना, लेस का जो पैकेट होता है ना, वो पैकेट बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो पैकेट खोले तो दुस्सह हवाबाद, यही उनका गुजरात मॉडल, दुस्सह हवाबाद। 3 लाख करोड़ का डेट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 6.8% फॉर्मल वर्क पार्टिसिपेशन है गुजरात के अंदर। नीति आयोग की रिपोर्ट मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, नीति आयोग ने। और CAG की रिपोर्ट कहती है अगर गुजरात में, रिपोर्ट अभी आई 2022 मार्च में, अगर गुजरात को नहीं सुधारा गया, गुजरात एक डेट ट्रैप में जा रहा है। 3 लाख करोड़, इस आंकड़े पर गौर फरमाइए। ये कौन सा मॉडल है? चलो मैं एक सवाल से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भाजपा के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि ये किया वो किया, जितने भी MOU साइन हुए थे जब मोदी जी वाइब्रेंट गुजरात कर रहे थे, उनमें से कितने MOUs का फ्रूक्टिफिकेशन हुआ? आज इस चैनल पे आप मुझे 10 नई मॉडर्न इंडस्ट्री, मैं पुरानी इंडस्ट्री नहीं, 10 नई मॉडर्न इंडस्ट्री, संजय राणा उसका नाम बता। तहसीन भाई की बहुत ध्यान से सुनता हूँ और बड़ा अच्छा भी लगता है इनके साथ डिबेट करना। लेकिन तहसीन भाई बताइए, जब आप डेट की बात कर रहे थे 3 लाख करोड़ रुपए का, तो ये बताइए पंजाब के ऊपर कितने लाख करोड़ है? आपकी सरकार थी, यानी कांग्रेस, आपकी नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, छोड़ दीजिए। छोटा सा राज्य 2,70,000 करोड़ था कि नहीं था? आप बताइए, इंडस्ट्री की बात हो रही है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आप वहीं से आते हो, मतलब मुंबई से आते हो, आप देख लो फार्मास्यूटिकल का हब कहाँ पे? गुजरात। मॉडर्न इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। हाँ सर, मॉडर्न आ रहा सर, मॉडर्न प्रश्न का उत्तर दीजिए सर, मैं दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एक मिनट,
ये जो मुंबई से, महाराष्ट्र से, गुजरात है, वो पहले से आई थी, कांग्रेस के शासन था। देखिए सर, पहले से थी। देखिए आप ये बता दीजिए, ठीक है मैं आता हूँ। ब्लॉकचेन की, अरे सर आपको बता रहा हूँ तहसीन भाई, वखाड़ कितने साल पुरानी है? इंटास फार्मास्यूटिकल कितने साल पुरानी है? इंटास कब आई थी? नहीं इंटास कब आई थी? मैं नाम बता रहा हूँ ना सर। ग्लेनमार्क कब आई थी? ग्लेनमार्क तो 90 के बाद है ना गुजरात में पहले से आ चुकी सर। 90 के बाद सर, 90 के बाद जब आपकी सरकार सर 90s में आई थी सर 90 और फार्मास्यूटिकल सर। अरे ठीक है, फार्मास्यूटिकल छोड़ देते हैं सर, फार्मास्यूटिकल छोड़ देते हैं सर। अभी आपको पता सर, आपको अरे सर मॉडर्न बता रहा हूँ। अभी एक कंपनी लगने वाली है जिसमें बोइंग अरे सर देखिए ऐसे नहीं होता। ये बताइए सर, क्यों आपको नैनो टाटा ने नहीं लगाई थी वहां पे? कहां से बंद हो गया फैक्ट्री? देखिए सर, देखिए बंद होना या ना होना वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, उसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं होता, आपको ही पता है। अब बताइए बोइंग ने वहां पे कंपनी लगाई कि नहीं लगाई? बोइंग क्या महाराष्ट्र में नहीं जा सकती? नागपुर आ गया सर, वो फिर बात कर रहे हैं, वहां नहीं लग रही है। आप बोलते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं तहसीन भाई, ये बताइए मॉडर्न इंडस्ट्री में कौन कौन से वर्टिकल आते हैं? हम आपको आंसर दे देते हैं। मॉडर्न इंडस्ट्री भाई क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हो। प्रीति जी मैं 10 सेकंड ले लूं? बोलिए। प्रीति जी में देखिए, मॉडर्न इंडस्ट्री जो आईटी इंडस्ट्री, एक भी नाम नहीं देखा, पता है? नहीं देखिए देखिए 10 सेकंड की इजाजत मांगता हूं, फिर आप बात कीजिए। 10 सेकंड क्यों इन्होंने एक भी आईटी इंडस्ट्री का नाम नहीं लिया? गुजरात में आईटी सैदा फलक से मैं आती हूँ। सैदा फलक से सवाल। हाँ बोलिए। क्योंकि गुजरात में पिछले 27 साल में अभी एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकारी नहीं खुली, एक भी नहीं। आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी ने इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खोली। मैं इसका जवाब बोलिए। कौशल कांत मिश्रा बोलिए। कौशल कांत सुना वाला साहब बोले जा रहे हैं। मुझे ये बताइए इंजीनियरिंग कॉलेज किस मीडियम में होता है? मेडिकल कॉलेज किस मीडियम में होता है? अरे सुन लीजिए जवाब। और आप जो बोल रहे थे जीडीपी की बात ना तहसीन भाई, जीडीपी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे आई थी तो वहां का बजट था 88,000 करोड़ रुपए का। आज केवल ई नाम पोर्टल के ऊपर 5.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हो रहा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप जीडीपी कहां से कहां पहुंच गया? ग्रोथ कितनी हुई? आप जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम पूरे क्वांटम की बात कर रहे हैं। आपके पास पहले 1 लाख करोड़ का भी नहीं था बजट पूरे स्टेट का, आज हो गया 22 लाख करोड़ का। किसकी बात करते हैं? पूरी जीडीपी डबल हुई, कितने गुना बढ़ चुकी है। स्टार्टअप रैंकिंग में आप ये देखिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं, सबके नंबर मैं बता रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं, आप गूगल करके चेक करिए, ठीक है। और अगर आप बताते हैं एम्स बन रहा है राजकोट में, 1200 करोड़ से ज्यादा का एम्स बन रहा है। 8 साल में 12 नए मेडिकल कॉलेज मैं आपको एक आंसर देना चाहता हूं। तहसीन भाई ने बोला कि मॉडर्न, जिसको आईटी इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं, जामनगर में WHO का एक सवाल मैं सैदा फलक से लेना चाहती हूँ। सैदा फलक से एक सवाल इसके बाद आंसर ले लीजिएगा। जल्दी से जवाब दीजिए। मॉडर्न इंडस्ट्री की बात 10 सेकंड लूंगा। बड़ी अच्छी बात कही आईटी के लिए। देखिए आईटी कभी भी गुजरात आईटी हब नहीं था, वो मैन्युफैक्चरिंग हब है। अगर आईटी हब की बात करते हो तो गुड़गांव और नोएडा 2 जगह है यहाँ पे नॉर्थ में, उसके बाद बेंगलुरु है और चेन्नई है, ये आईटी हब कहलाते हैं। और नया आईटी हब आ रहा है तहसीन भाई हैदराबाद, और कुछ इंडस्ट्री इसमें है, कलकत्ता में भी है। लेकिन गुजरात कभी भी आईटी हब नहीं था आजादी के बाद से। ये बोल देना कि आईटी अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग जगह पे वर्टिकल आते हैं, उसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। आईटी हब अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है। तो गुजरात इज ऑलवेज ए मैन्युफैक्चरिंग हब फ्रॉम द डे 1। तो ये आईटी की तुलना उससे ना की जाए तो ज्यादा उत्तर देना चाहता हूं प्लीज। सैदा फलक से एक सवाल, उसके बाद उत्तर लूंगी मैं। सैदा फलक मैं आती हूँ। सैदा फलक गुजरात में चुनाव है, माइनॉरिटी, आदिवासी, दलित तमाम लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है, और ऐसे में असदुद्दीन अवैसी को अगर माइनॉरिटी सुनती है तो उन्हें नहीं लगता कि उन्हें जागरूक करना चाहिए, रोजगार पे उन्हें बात करना चाहिए, ना कि भड़काने वाले बयान देने चाहिए? कि टोपी वाले भड़का कौन रहा है भाई? हम टोपी वाले लोगों को, कितने टोपी वाले लोगों को टिकट दिया गया?
देखिए, 2 नॉन मुस्लिम्स को भी टिकट दिया गया, 2 एससी को भी टिकट दिया गया। एआईएमआईएम गुजरात में चुनाव लड़ रही है डेवलपमेंट के एजेंडे के साथ, विकास के अगर असदुद्दीन ओवैसी अपने समाज के लोगों को ये संबोधित करते हैं, उनको ये कहते हैं कि हमारे कौम के लोगों को भाजपा टिकट नहीं देती है, तो ये उनको भड़काना हुआ, ये मैसेज गया कि हमारे कौम के लोगों को सरकार विकास की राह पे देखना ही नहीं चाहती, इसीलिए ना टिकट दे रही है, ना आगे बढ़ा। बताइए, वो जी बोलिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी मजहब के खिलाफ बोलते हैं क्या? किसी मजहब के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, जैसा खुलेआम बीजेपी के विधायक बोलते हैं? जो हम पे जुल्म होता है, आप पे क्या जुल्म होता है? आप पे क्या जुल्म होता है? बहुत जुल्म हो रहा है। आप पे क्या जुल्म होता है? बीजेपी वाले एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देते। उन्होंने तो 2 नॉन मुस्लिम को टिकट दिया ना। बीजेपी क्यों एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दी? खुलेआम मुसलमानों के जीवन। अच्छा, जुल्म क्या होता है? ज़्यादा जुल्म क्या होता है? जुल्म बताइए। मैं आपसे इसीलिए जानना चाह रही हूँ ताकि आप अपनी बात रखें। बताइए। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, कितने मॉब लिंचिंग हुए हैं मुसलमानों के? नाम बताइए। हिजाब पहनने नहीं नाम देंगे, बताइए। दाढ़ी रखने नहीं देंगे, नमाज पढ़ने नहीं देंगे, यूसीसी लाएंगे, बोल लिया, सीए लाएंगे, ट्रिपल तलाक लाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए। मुसलमानों के खिलाफ होती है। अच्छा, एक बात बताइए। जुल्म के खिलाफ एक बात बताइए, पार्लियामेंट में अगर कोई नेता तिलक लगाकर चला जाए तो वो राम भक्त है? बताइए। असदुद्दीन साहब टोपी लगा करके अपने लोगों को इस तरह से भड़काएं तो उनके लिए कुछ नहीं। तो चाहे कोई टोपी, अरे यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। तो उस पे क्यों आजादी है ना? मैं यही तो कह रही हूँ, तो उसके नाम पे क्यों भड़का रहे हैं असद साहब? संजय राणा, कौन भड़का रहा है? देखिए, हमारी सईदा बहन बोल रही थी कि गुजरात में ये डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ रही है। जरा ये बता दीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट हैदराबाद में, यानी जहां पे आती है जिस स्टेट से, वहां का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है इनको नहीं पता होगा। गुजरात का मैं बताता हूँ। एक तरह से मैडम सुन लो, ना आपके आंकड़े सही है। गुजरात का 1.10% है अनएम्प्लॉयमेंट। गुजरात में रहिए। ये बातें कंपेयर मत करिए। और रहा आपकी बात कि भैया भड़काने वाली बात, आपके साथ अन्याय होता है। एक देश बता दो जहां पे एक कानून नहीं है। एक देश बता दो जहां पे एक कानून नहीं है। आपके लिए अलग कानून क्यों होगा? आप अगर सरिया मानते हो, बिल्कुल सही, आप सरिया मानते हो तो आप चोरी काटने पे आपके हाथ काट देने चाहिए। आपके हाथ काट देने चाहिए, सरिया के हिसाब से आपके हाथ काट देने चाहिए। लेकिन आप नहीं मानते हो। आपको जब हम चोरी करोगे तो आपको दूसरा लॉ चाहिए, सिविल लॉ चाहिए, लेकिन आपको पर्सनल लॉ चाहिए आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। ऐसा नहीं होता मैडम। थोड़ी ही सैफरन शॉल्स के खिलाफ बोल रहे हैं। ओ सैफरन, ये देखिए, सिर्फ भड़काना और क्या आपके पास? अरे आप हक लो ना। दाढ़ी कोई पकड़ रहा है क्या आपकी? दाढ़ी कोई रखने से मना कर रहा क्या? नहीं मना कर रहा है। आपको बुर्खा पहनना पहनो, लेकिन आप जो बुर्खा पहन के टीवी में नाटक करते हो, ये मत करो। नाटक मत करो टीवी में बैठ के। आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं दूंगा सर्टिफिकेट? अच्छा, गुजरात के प्रवक्ता, गुजरात में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, कुछ कह रहे हैं। बताइए, गुजरात में कौन वोट मांगने आ रहा है? अमित जी, देखिए, गुजरात जनता शांत में, गुजराती लोग शांत होते हैं। वो चुनाव के दिन ही अपना रिजल्ट बताए। जो गुजरात की जनता, आप मुझे बताइए, प्रतिष्ठित सरकारी संस्थाएं, जब मैंने आपको नाम गिना है, NID, CIVI, SAP, IIM, गुजरात यूनिवर्सिटी, नर्मदा डैम, GIDC, जो सारी सरकारी ऐसे कांग्रेस के शासन में बनी है, इसमें से एक भी ऐसी प्रतिष्ठित सरकारी चीज अगर भाजपा के शासन में बनी हो तो भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए, उसका नाम बताइए। हमने जो गिना है उसको विकास या भाजपा का खोखला विकास मॉडल की बात चल रही है। कौशल कांत मिश्रा, मैं अपने
कामों को कितनी बार बता चुका हूं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता सुन नहीं रहे हैं। मैं अगर आप कहो तो बता दूं, लेकिन मैं जो अभी बहरूपिया बैठी हुई हैं, जो IIM की मेंबर बन के पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के बैठी हुई हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। आप सुनना चाहती है ना, आप मुझे बताइए, कोलतार कर्नाटका में, तमिलनाडु में एक गांव है कोलतार, वहां की जब आबादी 90% मुस्लिम हो गई तो आपने मंदिरों की घंटियों में रोक लगा दी, उसको हाईकोर्ट की वजह से खुलवाना पड़ा। आप किसकी बात कर रही, इसकी बात? और आपने पूछा कितने लोग हिंदुओं को मॉब लिंचिंग हुई, सरकारी प्रतिनिधि तो बता दीजिए। शुक्रवार को छुट्टी घोषित गुजरात को जानते नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं? और मैं मॉब लिंचिंग, जो हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की बात कर रहे थे ना, सैदा जी जवाब देंगे, सैदा जी जवाब देंगे। मैं बोलने बैठूं, अगर मैं लिस्ट निकालूं बीजेपी की जो करते हैं मुसलमानों पे, अगर बीजेपी की हरकतें मैं गिनना शुरू करूं ना, बहुत लंबी लिस्ट है, याद करके बोलना पड़ेगा। अब ना बोले तो ही बेहतर है। आप लोग करते हो नफरत की राजनीति, भड़काऊ भाषण आप लोग देते हो, बीजेपी वाले देते हैं, भड़काते हैं लोगों को। ऑर्डर की घटनाओं अरे भाई मेजॉरिटी को डराते हैं माइनॉरिटी के नाम से। ऑर्डर की घटनाओं से किसी सरकार को मेजॉरिटी को डराते हैं आप लोग, माइनॉरिटी का बात कीजिए ना, आपने किया क्या? आपकी पार्टी में मुसलमान वर्ड जुड़ा हुआ है। हम गुजरात को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा देते हैं, देश की पहले चिप फैक्ट्री देते हैं, स्टार्टअप रैंकिंग में खेती होती है, स्टार्टअप रैंकिंग में नंबर 4 आते हैं। जामनगर को विश्व का केंद्र मनाते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन का, दुनिया का पहला नैनो यूरिया सेंटर, तहसील पूनावाला पहला नैनो यूरिया सेंटर गांधीनगर में होता है, देश का पहला स्पेस स्टार्टअप गांधीनगर में होता है। मेरे पूर्वाधिकारी साहब पूछ रहे थे, मैंने सब बता दिया कि हमने क्या क्या किया और सब नई चीज बता दी। उत्तर दे दीजिए। आपने सरदार आपने उसका जवाब तो दीजिए। ठीक है, तहसीन पूनावाला जवाब पूछ रहे हैं, पूछिए। आपने इतना अमित जी एक सेकंड, तहसीन पूनावाला बोल रहे हैं, एक सेकंड तहसीन बोलिए प्लीज, जवाब दे रहे हैं। आपने इतना विकास किया गुजरात के अंदर, तो क्यों गुजरात के अंदर नए नई नीति आयोग जो केंद्र सरकार की जो अपॉइंटी थे, नीति आयोग की रिपोर्ट की थी, गुजरात में फॉर्मल जॉब 6.8% में, क्यों गुजरात में फॉर्मल जॉब्स 6.8%? सभी बड़े राज्यों में, आप जिन राज्यों का नाम ले लेते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह, उनमें सबसे कम गुजरात में, क्यों फॉर्मल जॉब सबसे कम? दूसरी चीज, प्रीति जी, आप अगर कभी गुजरात आएगी चुनाव कवर करने के लिए, मैं तो गुजरात जा रहा हूँ परसों, अगर आप आएगी, आपको जिस ब्रांड का शराब चाहिए वो आपको होम डिलीवरी होगा गुजरात के अंदर। मैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो विस्की बनाती है, उनके साउथ ईस्ट एशियन डायरेक्टर के साथ में खाना खा रहा था, वो बता रहा था एक राज्य में सबसे ज्यादा हमारी शराब बिकती, पता है कौन सा है? गुजरात। जितना वो मैन्युफैक्चर नहीं करती उतना गुजरात में बिकती है। उस कंपनी ने स्क्वाड टीम निकाली है, जगह जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है शराब की गुजरात के अंदर, फेक ब्रांड, जिसके कारण लोग मर रहे हैं। चलो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको याद है प्रीति जी, आपके शो में था 50 हमारे भारतीय लोग, गुजरात के लोग शहीद हुए थे शराब पीते, फेक शराब पीते। उनको SIT का क्या हुआ? इसी शो पे कहा गया था ना बीजेपी द्वारा, उस SIT में पकड़े गए उन लोगों को, क्या हुआ? चलो वोटिंग की बात छोड़ देते, इसका क्या हुआ? पकड़े गए वो लोग। ठीक है, शराब वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। संजय राणा, शराब वाली बात जो तहसीन पूनावाला पूछ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत गंभीर विषय, और कई बार पत्रकारों द्वारा ये सवाल भी उठाया जाता है कि वो ड्राई स्टेट है, वहां पाबंदी, उसके बाद कैसे अवेलेबल हो जाता है? देखिए, ऐसा है कि अपने हिंदुस्तान में होम डिलीवरी मिलता है, होम डिलीवरी होती। नहीं, मैं आपको होम डिलीवरी यहाँ से भी कराऊंगा। देखिए, ऐसा है कि तहसीन भाई की बात मैं मान सकता हूँ। ये बताइए, बिहार में भी तो ड्राई स्टेट है। आपको नहीं, हम एग्जांपल दे रहे हैं। बिहार में आपको शराब कौन सी ब्रांड की चाहिए, बिहार में नहीं, गुजरात में सवाल, गुजरात में जवाब। देखिए, स्मगलिंग हर जगह हो सकती है, गैर कानूनी काम हर जगह हो सकता है, हर चीज पे पुलिसिंग नहीं हो सकती है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बोल दीजिए कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर कोई अपने गाड़ी में रख के आ जाता है, गुजरात में प्रवेश कर लेता है, अपने घर में होटल में पीता है, उस पर सरकार का तो गुजरात में रहते भाई 2 लीटर शराब तो सरकार भी अलाउ करती है। इंटरनेशनल तो भाजपा की है ना, एक्शन लीजिए। सर माननीय प्रवक्ता जी, अरे माननीय प्रवक्ता जी, आप विदेश गए कि नहीं गए मुझे नहीं पता, विदेश से भी आओगे ना तो 2 लीटर शराब की बोतल अलाउड होती है।
2 लीटर शराब की अरे बोतल ऐसा अलाउड होती है नहीं, देश में कहीं भी चले सरकार जाओ, में क्रिया और ये आप पेन किया गुजरात क्या? में भी लेके जा सकते हो अरे अपने अरे पर्सनल कंजप्शन के लिए। तो सुधारिए, समझ रहे हैं? क्रिया पेन के क्यों मिलना बैठी है बंद है, सरकार? कंजप्शन कर सकता है, लेकिन हाँ गैर अरे कानूनी जो हो कायदे सकता में है, उसके हर हिसाब से जगह कार्रवाई होता है, कीजिए। बिहार में भी होता है, अरे जो कायदे भी के ड्राई हिसाब स्टेट से बता कार्रवाई दो, कीजिए मैं ना। बताता हूँ वहाँ पे होता है। बचकानी बातें टीवी मीडिया में अच्छी अरे लगती है भाई बचकानी साहब। ये कोई जवाब नहीं है। एक सेकंड अमित जी, एक सेकंड। तो सरकार में बैठी है। संजय राणा, एक सेकंड। ये कोई जवाब वहाँ पे नहीं है सरकार कि अगर किसको गुजरात बोलती में, है? एक सेकंड अमित जी, ये कोई जवाब नहीं है कि अगर गुजरात में पाया जा रहा है लोग वहां पर पाबंदी होने के बावजूद अगर गुजरात में शराब पी रहे हैं तो उसकी तुलना तुरंत बिहार से कर दी जाए कि वहां पर लोग शराब पी रहे हैं। मैं कह रही हूँ गुजरात की जनता, बिल्कुल नहीं, जहां पर मैं जो ये बोल रहा हूँ कि बिहार में भी पाया जाता है, वहाँ पे भी बंदी पूर्ण पाबंदी है, लेकिन वहाँ पे मिल रहा है, तो गैर कानूनी अरे पर स्मगलिंग यहाँ होती है। नहीं तो रोक कब लगेगी? रोक कब लगेगी? तहसील ने जो सवाल पूछा बड़ा जेन्युइन अच्छा है, ये रोक कब बताइए, लगेगी? जेडीयू में प्रॉब्लम नहीं है? फिर वहाँ क्यों नहीं बनते? अरे छोड़िए यार, कौशलकांत मिश्रा, अवैध शराब का मामला, अवैध शराब का मामला गुजरात में कब रोक लगेगी? इस पर डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी ड्रग्स का कारोबार क्यों बढ़ाया भाई साहब? एक मिनट ड्रग्स का कारोबार की बात कर रहे हैं। कारोबार बोलिए कौशलकांत, इलीगल बातों को, अगर कोई चीज गैर कानूनी है, हाँ, अगर कोई भी आदमी वहाँ पे शराब लेकर के, अगर कोई वहाँ पर शराब लेकर के जा रहा है, इलीगल काम कर रहा है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। होम डिलीवरी की बात करें, अगर ये कांग्रेस के प्रवक्ता को होम डिलीवरी पता है तो इन्हें कंप्लेन करनी चाहिए पुलिस में। ये यहाँ पे बैठ करके प्रवक्ता बने हुए हैं, अगर गुजरात की जनता के साथ है तो फोन करके पुलिस को क्यों नहीं बताते कि होम डिलीवरी हो रही है? तो ये यहाँ पे बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। कोई इनलीगल चीज है तो इनलीगल चीज के साथ नहीं दिया जा सकता है। अगर बिहार में शराब बेचना गैर कानूनी है तो है, लेकिन अगर घर में, जैसा कानून भी है वो भी एक कानून है कि अगर घर में कोई 1-1.5 लीटर शराब रखता है इंडिविजुअल लेवल पे तो उसको नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वो इंडिविजुअल की बात होती है। सेल परचेज पे पाबंदी है। और अगर मेरे मित्र को ये पता है कि होम डिलीवरी हो रही है तो प्रवक्ता साहब यहाँ भाषण देने की बजाय 100 नंबर डायल कीजिए, पुलिस को बुलाइए और जेल में भी छोड़िए। अरे किसी को भी इलीगल काम कोई भी कर रहा हो, वो आपका कार्यकर्ता हो, हमारा कार्यकर्ता, उसे जेल में होना चाहिए। आप यहाँ पर बैठ के राजनीति कर रहे हैं। अगर इलीगल काम के बारे में आपको मालूम है तो आप कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग ऐसे ही हैं, केवल यहाँ पर बैठ के झूठ बोलते हैं या फिर गैर कानूनी के साथ रहते हैं। अगर आपको मालूम है, फाइनल तहसीन पूनावाला फाइनल कमेंट। देखिए इनके पास कोई उत्तर है नहीं देने के लिए, तो अब उल्टा चोर कोतवाल को डालें। फाइनल कमेंट मैं सिंपल सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। नहीं सवाल नहीं, फाइनल कमेंट तहसीन, फाइनल कमेंट प्लीज। चलिए ये बता दीजिए, मैं कंप्लेन अब नेशनल टीवी पे कर रहा हूँ, जो 50 से ज्यादा लोग मर गए वो फेक शराब घोटाले में गुजरात के अंदर, उनमें से आपने किसी को अरेस्ट क्यों नहीं किया उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को? क्योंकि मेरा ये आरोप है शराब मैन्युफैक्चरर्स भाजपा को पैसा देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे अजंता का मालिक भाजपा को पैसा देते। कौशलकांत मिश्रा फाइनल कमेंट दीजिएगा, उसके बाद सईदा फलक। फाइनल कमेंट हमारा यह है कि हम वहां पे विकास के नाम पे लड़ रहे हैं और वहां पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। और हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। मोदी जी ने गुजरात को ये समझिए कि किस तरीके से वहां भूकंप का कहर आया था और आज उसको वहां पर विकास का परचम लहरा रहा है। स्टार्टअप रैंकिंग में नंबर 1 पहुंचा हुआ है। विश्व का पहला नैनो यूरिया कारखाना गांधीनगर में खुला हुआ है। स्टेट इंडेक्स रैंकिंग पर नंबर 4 आया है। ठीक है। अरे चुनाव लड़ रही है डेवलपमेंट के एजेंडे के साथ ही साथ हमें बराबरी और हिस्सेदारी की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी जो है वो खुलेआम जुल्म करती है, दूसरे पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अमित नायक गुजरात से जुड़े हुए, खुद का साथ, खुद का विकास, खुद का भ्रष्टाचार, पुड़िया बेचो, ड्रग्स बेचो, दारू एक बेचो। लाइन में भी तो अपने पार्टी की बात कर लिया कीजिए। एक लाइन में भी जब फाइनल होता है, फाइनल में तो कम से कम अपनी पार्टी की बात कर लिया कीजिए कि पार्टी क्या करेगी, बताइए। खत्म है, एक बार पूरी तरह से चले चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। और ऐसे में आपने देखा गुजरात चुनाव में कैसे अब हिजाब की एंट्री हो चुकी है, साथ ही टोपी की एंट्री हो चुकी है, हिंदू मुसलमान तमाम तरीके की। लेकिन इन सब के बीच क्या होगा, गुजरात की सत्ता पर कौन काबिज होगा और किसका परचम एक बार फिर से बुलंद होगा गुजरात की सत्ता में, गुजरात की सीट पर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चुनावी माहौल बड़ा ही दिलचस्प है, लगातार खबरें हमारे पास आ रही है और न्यूज़ इंडिया 24/7 पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। इसीलिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।